Turn off your lights, put on your headphones and welcome to my world. The Zodiac Killer. बचपन से ही हमें बताया जाता है कि जब भी कोई किलर मर्डर करता है तो कोई ना कोई एक क्लू, एक मिस्टेक ज़रूर छोड़ता है जिसकी वजह से उस तक पहुंचा जाता है और उसको पकड़ा जाता है, यानी कि वो गिरफ्त में आ जाता है। लेकिन मुझे उन केसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है जहाँ पे किलर पकड़े नहीं जाते और अनआइडेंटिफाइड रहते हैं। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन ऐसे केसेस होते हैं। और इन्हीं में मैं आज फर्स्ट अपना जो केस जो डिस्कस आपसे करने जा रही हूँ वो ज़ोडिएक किलर का है। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये, और आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इसके बारे में पढ़ा भी हो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज़ोडिएक किलर के तमाम केस में और हमारे जो फॉर्मर पीएम हैं इमरान खान साहब, उनकी पॉलिटिक्स में और पिछले दिनों उनका जो भी जितना एजेंडा चलता आ रहा था उनमें आपको कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। यानी इस केस से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं, इस केस में कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी सिमिलैरिटी आईके के साथ, उनके जो मामलात हैं उनके साथ मुताबिकत खाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं तो मेरे साथ बने रहिए और इस केस को एंड तक सुनिए। ज़ोडिएक किलर एक अमेरिकन सीरियल किलर है जो स्टिल अनआइडेंटिफाइड है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 5 मर्डर्स बिटवीन 1968 and 1969 in California. He is missing since अप्रैल 1978, यानी 1978 के बाद से उसके बारे में कोई क्लू, कोई इन्फॉर्मेशन और उसकी कोई भी बात, यानी कि जैसे कि वो लेटर्स वगैरह लिखता था अथॉरिटीज़ को और पुलिस को, अपने मर्डर्स से मुतालिक बातें करता था, अपने बारे में पेपर्स को थ्रेट करता था कि मेरे ये लेटर्स और मेरी ये जो मेरा केस है इसको फ्रंट पेज पे लगाएं, मैं मर्डर्स को ऑन कर रहा हूँ तो इनको फ्रंट पेज के ऊपर लगाएं, अदरवाइज़ मैं बॉम्ब ब्लास्ट करके आपके ऑफिसर्स को उड़ा दूंगा। तो इसका क्लेम था कि इसने तकरीबन 40 इसके विक्टिम्स हैं और इसको ज़ोडिएक किलर इस वजह से भी कहा जाता है कि ज़्यादातर जो इसने क्राइम किए वो फुल मून नाइट में किए। और एक वजह ये भी है कि वो ख़ुद को जब उसने लेटर्स लिखना शुरू किए तो अपने आप को ज़ोडिएक कह के पुकारता था, तो इसलिए इसका नाम ज़ोडिएक किलर पड़ा। अदरवाइज़ कोई नहीं जानता कि इसका क्या नाम है, ये कौन है, कहाँ से आया और कहाँ गया। ये ज़्यादातर नौजवान कपल्स को टारगेट करता था। टीन एज कपल्स जैसे कि 19, 20, 22 इस रेंज के बच्चों को ये टारगेट करता था, उनको किल करता था ज़्यादातर फुल मून नाइट में। लेकिन इसने 1-2 मर्डर्स इस तरह के भी किए हैं जो कि इस एज के ग्रुप के नहीं थे और कपल भी नहीं थे, जिनमें से एक कैब ड्राइवर था जिसको इसने मर्डर किया। उसके साथ कोई भी ऐसी चीज़ मैच नहीं करती, ना वो इस एज ग्रुप का था और ना ही वो मतलब कपल था, इस तरह की कोई चीज़ थी नहीं। लेकिन उसको क्यों कत्ल किया इसकी कोई रीज़न समझ नहीं आती। फ़र्स्ट टाइम जब ज़ोडिएक किलर की तरफ तवज्जो जाती है तो ये बात होती है 20 दिसंबर की रात 1968, 1968। 17 years old डेविड फैराडे and 16 years old बेटी लू जेनसन वेंट आउट फॉर देयर फर्स्ट डेट। और बेटी के हाई स्कूल की क्रिसमस कॉन्सर्ट होता है, ये दोनों उसको अटेंड करते हैं। उसके बाद दे विजिटेड अ फ्रेंड एंड देन हैड डिनर एट अ लोकल रेस्टोरेंट। अराउंड 10:15 p.m. they parked at the Lovers Lane along Lake Herman Road near the town of Benicia. वहाँ पे वो पार्क करते हैं एंड इट इज़ बिलीव्ड कि ज़ोडिएक तकरीबन 11 बजे के करीब वहाँ पे आता है और गाड़ी का दरवाज़ा खोल के डेविड को बाहर खींचता है और उसके बाद पॉइंट ब्लैंक डिस्टेंस से डेविड को शूट कर देता है। बेटी शायद भागने की कोशिश करती है। तकरीबन 28 फुट गाड़ी से परे उसकी लाश मिली और उसकी बैक पे 5 गोलियां लगी हुई थी। इसका मतलब है कि शायद उसने भागने की कोशिश की और उसको पीछे से जो है वो फायर करके मारा गया। नो रॉबरी साइंस, नो सेक्सुअल असॉल्ट, इस तरह का कोई भी साइन नहीं मिला। और इनकी जो लाशें हैं वो तकरीबन 11:24 पर
जो है वो डिस्कवर कर ली गई थी। और स्टिल जो है इनकी गाड़ी वार्म थी, हीटर चल रहा था गाड़ी का। और मतलब दोनों बच्चे जो हैं ये मुर्दा हालत में वहाँ पर पाए गए। इसके पीछे क्या रीज़न थी कि ये ज़्यादातर टीन एज कपल्स को ही टारगेट करता था, और मून नाइट का इंतखाब क्यों किया? तो ऐसे लगता है अगर आप डीपली स्टडी करें तो शायद ये बहुत ही सुपरस्टिशियस किस्म का इंसान था। मर्डर के लिए ज़ोडिएक ने जो वेपन यूज़ किया वो .22 का सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल था, उसका इसने इस्तेमाल किया। इसके बाद 7 माह की खामोशी इख्तियार की गई ज़ोडिएक की तरफ से। कोई किसी किस्म की एक्टिविटी कहीं महसूस नहीं हुई, कोई मर्डर, कोई क्राइम, कुछ भी, बिल्कुल खामोशी इख्तियार की गई। 7 माह के बाद 4 जुलाई 1969, शॉर्टली बिफोर मिडनाइट, 19 years old माइकल Mayo and 22 years old Darlene Elizabeth Ferrin parked in parking lot of Blue Rock Spring Park along Columbus Parkway near I guess Vallejo, California के पास ये जगह सिचुएटेड थी। वहाँ पे ये गाड़ी पार्क करते हैं कि सडनली कार में जो है वो ज़ोडिएक आता है, अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और सेम मॉडस ऑपरेंडी उसी तरीके से दोनों लोगों के ऊपर अटैक करता है। इसमें से फॉर्चुनेटली एक मेंबर बच जाता है, मेल मेंबर जो था वो बच गया इस असॉल्ट में इससे। और बचने के बाद कुछ दिन उसको लगे रिकवर करने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। उसके बाद उसने इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी और उसी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो है वो ये सारा स्केच बनाया गया। उसके मुताबिक कि तकरीबन ये कोई 27 से 30 के दरमियान का, 26, 27, 30 किसी भी इस रेंज का ये बंदा है। स्लिम है, वाइट है और कोई बहुत ज़्यादा हैवी बिल्ट टाइप का बंदा नहीं है। स्लिम और अच्छी फिज़ीक का बंदा है। और बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ उसको लगी इसमें कि ज़्यादातर इसने तकरीबन जो भी सब कुछ पहना हुआ था सब ब्लैक ब्लैक, मतलब थ्रू आउट ब्लैक पहना हुआ था और वाइट बंदा था ये। अब 1 अगस्त को फर्स्ट लेटर जो है ये लिखता है ज़ोडिएक। ये एक पेपर है कैलिफोर्निया में ही शायद, सैन फ्रांसिस्को में शायद। ये है वलीजो टाइम्स क्रॉनिकल। और इसी तरह का ये एक लेटर लिखता है, सिमिलर लेटर, द सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर। ये दोनों पेपर्स को सेम लेटर्स लिखता है, जिसमें ये एक तो ऑन करता है कि मर्डर मैंने किए हैं, फिर ये बताता है मैंने कौन सा वेपन यूज़ किया, जो कत्ल हुए हैं, मर्डरर हैं, वो कैसे, किस पोजीशन में पड़े हुए थे, उन्होंने कपड़े क्या पहने हुए थे, और कुछ और ऐसी बहुत ही छोटी डीप डिटेल्स जो सिवाय एक किलर के किसी को पता नहीं हो सकती, वो इसने सारी उस लेटर में पुट की। और इसका जो लिखने का तरीका था वो कुछ बहुत ही वियर्ड कह लें, स्ट्रेंज कह लें या ऑड कह लें, वो था। एक ये स्पेलिंग्स मिस्टेक्स बहुत करता था और डिफरेंट मिस्टेक्स करता था या जानबूझ के डिफरेंट स्पेलिंग्स लिखता था, लेकिन ये कुछ मुख्तलिफ अंदाज में स्पेल आउट करता था वर्ड्स को। और कुछ ऐसे वर्ड्स भी बीच में मिले जिनका आपको पता नहीं चल सकता कि क्या उसने लिखा है। दूसरा, इसने अपने आप को ज़ोडिएक कह के मुखातिब किया। ज़ोडिएक के मुताबिक कि वो इन लोगों को जिनको कत्ल कर रहा है वो दरअसल इसके ये जन्नत में जाएगा और वहाँ पे जाने के बाद ये सब उसके स्लेव्स होंगे, उसके ग़ुलाम होंगे, और ये कि उसको कोई खौफ नहीं है कि वो पकड़ा जाएगा। दूसरा, ये थ्रेट करता था पेपर्स को, लेटर्स लिख के कि आपने मेरे लेटर्स को और मेरे मैसेजेस को और जो मैं कार्रवाइयाँ कर रहा हूँ इनको फ्रंट पेज के ऊपर छापना है, वरना मैं आपके ऑफिसेस को जो है बॉम्ब से ब्लास्ट कर दूँगा, एंड आई कैन डू सो मैनी अदर थिंग्स टू। तो ये बेसिकली एक टेरर फैलाने का तरीका था। लेकिन सोचने की बात फिर वही है कि ये अगर सिर्फ सीरियल किलर्स के दिमाग में कोई ना कोई ऐसा साइकोलॉजिकल बैरियर ज़रूर होता है जिसकी वजह से वो ये सारा काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या चीज़ थी ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हुआ।
अभी तक ये चीज़ कोई फाइंड आउट नहीं कर सका है, क्योंकि इसमें सिर्फ यंग कपल्स ही नहीं, इसने एक और मर्डर भी किया जो तकरीबन 29 इयर्स ओल्ड का बंदा था। तो वो उसको मारने का और फिर ये यंग कपल्स को मारने का कोई तुक समझ नहीं आती। तो इस तरह से लगता है कि जैसे ये एक ख़ास माइंडसेट का, ख़ास कल्ट का बंदा था, और कहीं कहीं मुझे इस तरह से भी शक पड़ा कि शायद ये एक बंदा नहीं है जो दिख रहा था उसमें और जो था उसमें फ़र्क था। शायद ये एक से ज़्यादा बंदों का कल्ट भी हो सकता है। ब्रायन केल्विन हार्ट 20 इयर्स ओल्ड एंड सिसिलिया एन शेपर्ड, ये इसके दूसरे शिकार थे, मतलब तीसरे शिकार थे। सितंबर 27, 1969 को ये भी तकरीबन नेपा कंट्री में काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इनको स्टैप किया। अब के इसकी मॉडस ऑपरेंडी जो थी वो चेंज थी, और इसने बजाय के गन का इस्तेमाल करने के इसने इनको स्टैप किया, और इतने बुरे तरीके से किया कि लड़की तो जो है वो 2 दिन के बाद मर गई, लेकिन लड़का जो है वो बच गया। उसने भी जो डिस्क्रिप्शन दी उसके मुताबिक ही जो है वो इसकी जो शक्ल और शबीह जो बनाई जाती है ये उसकी, और जो पीछे लड़का एक बच गया था, इन दोनों के मुताबिक जो इन्होंने बताया कि इस तरह से वो दिखता था, उसके मुताबिक इसका स्केच बनाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक पता नहीं चल सका कि ये क्या सीन था। इसके बाद ये मर्डर करता है 11 अक्टूबर 1969। एक्चुअली मुझे 69 को उर्दू में क्या बोलते हैं वो कहना नहीं आता, सो सॉरी फॉर दैट। उसमें ये मर्डर करता है पॉल ली स्टाइन का, और ये भी तकरीबन सैन फ्रांसिस्को के नेबरहुड में ही करता है, मतलब करीब करीब ही ये जगह हैं जहाँ पे इसने ये मर्डर वगैरह की। तो 5 मर्डर और 2 विक्टिम्स जो बच गए वो तो इसके कंफर्म्ड हैं, लेकिन ये ख़ुद क्लेम करता है कि इसके विक्टिम एटलीस्ट 40 हैं। Unusual nature of case led to international interest that is still sustained. तो इस केस में बहुत ही दिलचस्पी ली गई इंटरनेशनली भी, और ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ। अब जो ये लेटर्स लिखता था वो ज़्यादातर ये अगर आप इसको देखें, मैं आपको लेटर्स भी इसमें पुट कर देती हूँ, तो ये साइफ़र और क्रिप्टोग्राम्स की सूरत में लिखता था। साइफ़र और क्रिप्टोग्राम्स, पज़ल्स, बहुत अजीब सा इसका लोगों को कम्युनिकेट करने का, अथॉरिटीज़ को कम्युनिकेट करने का तरीका था। फिर इसने एक लॉयर को भी सिमिलर लेटर्स लिखे जो उस वक़्त इन सारे मैटर्स को देख रहा था, और पुलिस को भी ये लेटर्स लिखता रहा। इवन इसने पुलिस को कॉल्स भी एक दो बार कॉल भी की। पुलिस ने ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ फाइंड आउट नहीं कर सके इस बारे में भी। और ये इतना मशहूर केस हुआ कि इस पे बहुत सारी मूवीज़ भी बनी, और आप समझ गए होंगे कि मैंने किस मूवी की तरफ मेरा इशारा है। जी बिल्कुल, डर्टी हैरी। 1971 में डर्टी हैरी जो है वो भी इसी पे बेस करती हुई फ़िल्म है। अब आते हैं जी कि इमरान खान साहब का और डर्टी हैरी और इन सब का लिंक मैंने कैसे निकाला है। इमरान खान साहब जिस उम्र से ताल्लुक़ रखते हैं, इन 1971 में जब ये मूवी डर्टी हैरी आई होगी तो डेफ़िनेटली इन्होंने बड़े ही शौक़ से देखी होगी। इसीलिए साइफ़र और ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में इस कदर बैठ गई हुई हैं कि जब इन्होंने अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो पिछले दिनों इन्होंने स्टार्ट किया हुआ था, उसमें इन्होंने डर्टी हैरी का वर्ड भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया, और साइफ़र और ये सारे जो अजीबो-गरीब किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको भी इन्होंने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करने की कोशिश की। मुझे दरअसल वो बहुत ही ज़्यादा अंडर इन्फ्लुएंस लगते हैं इस किस्म के एक्शन और थ्रिलर किस्म की चीज़ों के। वैसे मैं ख़ुद भी हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लगता है कि वो दिन में भी बैठे-बैठे ख्वाब देखते रहते हैं। तो इसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इमरान खान साहब के केस में जो है वो ये हुई है कि आजकल बुशरा बीबी की डायरी जो है वो बहुत हिट जा रही है, और हर चैनल पे हर जगह बुशरा बीबी की डायरी के बारे में तज़किरा किया जाता है। जी बिल्कुल, वो डायरी उनकी है। राइटिंग पे आप अगर देखें तो राइटिंग तो लगता है कि उनकी होगी, लेकिन जो उसमें जिस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि शायद बुशरा बीबी ही इमरान खान साहब को चलाती हैं। हाँ,
इनमें और ये ज़ोडिएक किलर में एक और चीज़ भी कॉमन है इस सारे सिनेरियो में कि बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस होना, जो कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा हैं। तो लगता है इस फ़िल्म का, इस केस का इनके दिमाग पे बहुत ही गहरा और बुरा असर है। अच्छा, मैं बताना चाह रही थी आपको कि बुशरा बीबी ने उसमें जो डायरी है उसमें वो कुछ इस किस्म के अल्फाज लिखे हैं, कुछ इस किस्म के डिजिट्स लिखे हैं, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं जिनकी समझ आना मुश्किल है। तो वो भी लगता है डर्टी हैरी और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। लेकिन मसला ये है कि बुशरा बीबी इतनी एजुकेटेड नहीं है, वो हार्डली उर्दू में लिख सकती हैं, पढ़ सकती हैं। इवन जब उनसे तोशा खाना के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन की गई तो उनको जो पेपर दिया गया क्वेश्चंस का, तो उन्होंने सिंपली ये कह के कि मैं इतनी तालीम याफ्ता नहीं हूँ, मैं इंग्लिश प्रॉपरली पढ़ और समझ नहीं सकती, तो मुझे आप उर्दू में बताएं तो मैं आपको बता सकती हूँ। और बुशरा बीबी की डायरी में भी जो लिखा गया वो उर्दू में उन्होंने एक इस तरह के टूटे फूटे अंदाज में लिखा हुआ है उर्दू में भी कि बंदा इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि बुशरा बीबी ने ही लिखा है। लेकिन मुझे लगता है कि बुशरा बीबी ने जो भी उनके लिए इंस्ट्रक्शंस या जो भी चीज़ें लिखी हैं वो उनको सिर्फ याद दहानी के लिए लिखवाई हैं, लिख के दी हैं कि डायरी में वो लिख दें कि ये चीज़ें वो करना चाहते हैं। उन्होंने ख़ुद से उसको कहा होगा। बड़े डिक्टेटर टाइप के बंदे हैं वो। मैं नहीं समझती कि बुशरा बीबी उनको डिक्टेट कर सकती हैं। हर बंदे का अपना ख़्याल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनको डिक्टेट कर सकती हैं। उन्होंने उनको जैसे कहा होगा वैसे उन्होंने कर दिया। लेकिन बुशरा जो सुपरस्टिशन वाली बात आती है उस सिलसिले में वो जो है वो इमरान खान के दिमाग पे हावी हो सकती हैं, क्योंकि वो इस तरह के रिचुअल्स और अजीबो-गरीब चीज़ों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। तो अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने सीरियल किलर की तरफ, जो कि है ज़ोडिएक किलर। तो ज़ोडिएक किलर जो है उसका ये मानना था कि एक्चुअली वो आफ्टर लाइफ के लिए जो है ना अपने उस स्लेव्स को सिलेक्ट कर रहा है और उस सिलेक्शन में वो उनको कत्ल कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि इन तमाम लोगों को जिनको कत्ल किया गया, इनको प्रॉपरली स्टडी किया गया? और अगर क्या किया गया है तो उनमें क्या ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिसकी वजह से ज़ोडिएक किलर ने उन लोगों को चूज़ किया? अगर यही बात मान लें कि वो ये सोचता था या उसका सिक माइंड ये सोचता था कि आफ्टर डेथ या आफ्टर लाइफ जो उसके स्लेव्स हैं वो ये होंगे जिनको वो कत्ल करेगा, जिनको वो चूज़ करेगा। तो अगर उसने इनको चूज़ किया है तो किन रीज़निंग्स पे किया है, और क्या इनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था, और इस एज के लोगों को ही क्यों चूज़ किया। और इनमें सिर्फ एक ही मेरा ख़्याल है 29 इयर्स ओल्ड का है, बाकी तो सारे बच्चे ही हैं, यंग हैं। या तो शायद वो देखने में इतना यंग लगता हो कि वो असेस नहीं कर सका। और हाँ, वो इनको कैसे चूज़ करता था? ज़ाहिर बात है वो रैकी करता होगा या देखता होगा, कहीं से इनको फॉलो करता होगा, इन्फॉर्मेशन गेन करता होगा, कलेक्ट करता होगा कहीं से इन्फॉर्मेशन। ये तो इतनी पुरानी बात है, तब तो कंप्यूटर और ये बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ अब हमें अवेलेबल हैं तो वो उस वक़्त तो नहीं थी। तो वो कैसे ये सब करता था? यानी वो उधर ही कहीं घूमता फिरता था। मेरे अंदाज़े के मुताबिक ही वाज़ वेरी मच जीनियस, लेकिन इविल जीनियस यू कैन से। और इसके अलावा मुझे अटेंशन सीकर लगता था। अटेंशन सीकर जो कि एक टेरर फैलाना चाहता था। मे बी नेग्लेक्टेड था, मे बी फैमिली में, या मुझे एक कल्ट भी लगता है। हो सकता है कि ये एक आदमी ना हो, मेन पे आके एक ही आदमी शायद डील कर रहा हो, लेकिन इसके पीछे मुझे लगता है मे बी कुछ लोगों का ग्रुप हो। ये पूरा एक कल्ट भी हो सकता है जिनका ये मानना हो कि हम आफ्टर लाइफ जो है जिन लोगों को मर्डर करेंगे वो हमारे स्लेव्स होंगे। तो ये कुछ सिक माइंडेड लोगों का कल्ट भी हो सकता है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे साइफ़र और डर्टी हैरी की रिसेम्बलेंस जो मैंने खान साहब के सारे स्पीचेस में और सारे इसमें निकाली है, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मैं बहुत ही ज़्यादा स्लीपलेस थी पिछले कुछ दिनों से, और मैंने उस तरह से अच्छे से, जिस तरह से मुझे प्रॉपरली इसको बनाना चाहिए, मुझे पता है मैं उस तरह से नहीं बना पाई हूँ बिकॉज़ आई एम सो रेस्टलेस। तो लेकिन इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। मैं मज़ीद इस तरह के केसेस और चीज़ें और इंटरेस्टिंग बातें आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपके पास कुछ अच्छा सजेशन है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप क्या सुनना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। लव यू ऑल। अपना बहुत ख्याल रखिए।